वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा है कि डिपॉजिट्स में बढ़ावा होना चाहिए। उन्होंने अर्ज किया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि डिपॉजिट्स को इंक्रीज करें। स्पेशल ड्राइव्स हैं, स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं, वो सब उनको बूस्ट करने की कोशिश करें। ऐसा वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। अब हमारे दर्शकों को ये समझने के लिए कि डिपॉजिट्स क्यों बढ़ने चाहिए किसी इकोनॉमी में, ये और सबसे बड़ी बात कि इसका कारण क्या है कि हम वर्स्ट बैंक डिपॉजिट ग्रोथ देख रहे हैं 20 सालों में। कारण क्या है? काफी लोग का ऐसा मानना है कि देखिए अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफी सारी आ गई हैं, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनमें हम काफी इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, क्या पता ये एक कारण हो। और ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है डिपॉजिट ग्रोथ का, क्या ये ब्रॉडर इकोनॉमी को आने वाले समय में हर्ट कर सकता है? ये सारी ही बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं जयंत कृष्णा, सीनियर इकोनॉमिस्ट। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए इकोनॉमी में डिपॉजिट्स को बूस्ट करने का क्या कारण है, क्यों करना चाहिए हमें डिपॉजिट्स को बूस्ट? नो बिल्कुल साक्षी, तो पहले तो हम ये थोड़ा समझ लें, जो एक क्रेडिट डिपॉजिट रेशो कहलाता है बैंकों के संदर्भ में, जिसमें जो टोटल लोन और क्रेडिट जो बैंक एक्सटेंड करती हैं एज एन एडवांस, उस वो ऊपर रखा जाता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल डिपॉजिट, जो किसी भी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने टोटल डिपॉजिट्स होते हैं, तो टोटल क्रेडिट एडवांसेस डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट, ये जो रेशो है ये तय करता है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो कैसा है। तो अगर आप मार्च 2024 की बात करें, उसके अंत की बात करें 31 मार्च की, तो ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो था, ये बैंकों के लिए, सारे बैंकों के लिए, सिर्फ सरकारी क्षेत्र के बैंक नहीं, निजी और सरकारी मिला के ये 75.8% था, और ये रेशो बढ़ रहा है। ये इसकी बढ़ोतरी क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो आउट स्मार्ट कर रही है डिपॉजिट ग्रोथ को। मतलब जो लोन्स का जो रिक्वेस्ट आ रहा है बैंक के पास, वो ज्यादा पेस पे आ रहा है बजाय कि उस रफ्तार से जिससे जो फिक्स डिपॉजिट्स बैंक के बढ़ रहे हैं, और यही डेटा जो मैंने भी आपको बताया, सारे बैंकों को मिलाकर, अगर आप सरकारी क्षेत्र के बैंक, जो सरकारी बैंक होते हैं, उनको देखें, तो इसकी पीक थी दिसंबर 2023 में 78.8% थी। ये थोड़ा सा बाद में कम हुई और मॉडरेट होकर 31 मार्च 2024 को ये लगभग 76.8% हुआ। तो ये जाहिर सी बात है, ये कोई बहुत फेवरेबल ट्रेंड नहीं है, और ये क्लियरली दिखाता है कि जो क्रेडिट की जो ग्रोथ है बैंकों के बिजनेस में, ऑपरेशंस में, वो तो बढ़ गई है सभी क्षेत्रों में, और खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में। लेकिन मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स जो है, उसका पेस, उसकी रफ्तार जो है, वो कुछ धीमी, कुछ मध्यम पड़ गई है। और अगर ऐसा रहा तो ज्यादा पैसा कहां से आएगा क्रेडिट को करने के लिए? और जो सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, क्रेडिट जो है आप सस्टेनेबल बेसिस पे दे पाए, वो तभी होगा जब आपकी बैंक डिपॉजिट्स भी उसी रफ्तार से आगे आ रहे हैं। तो ये एक मसला है, और इसको तवज्जो देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सीएमडी से जो बात करी है, सीईओ से जो बात करी है, उसमें इसीलिए उन्होंने बहुत जोर दिया है कि आप जो बाकी काम कर रहे हैं वो तो करिए, लेकिन डिपॉजिट को मोबिलाइज करने के लिए भी एक विशेष मुहिम चलाएं। जी बिल्कुल, लेकिन अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए कारण क्या है कि हम ऐसी रफ्तार देख रहे हैं डिपॉजिट ग्रोथ में, जैसे कि आपने कहा हम ये कमी देख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या ये है कि अब देखिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ गई हैं, जैसे कि एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी गेन्स हो रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो कारण क्या है कि ये कमी जो है दिख रही है? जी, आपने बिल्कुल सही वजह उसकी बताई। देखिए, एक 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, मुझे लगता है कि जिसको एक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट करना है, उसके पास एक भारतीय के पास, एक सिटीजन के पास, एक जो नागरिक के पास एक सबसे बड़ा एक जरिया था, वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए, शेयर मार्केट डेवलप हुआ, इक्विटी मार्केट डेवलप हुआ, और फिर जो लोग इक्विटी मार्केट में, क्योंकि रिस्क होता है, उसमें लोग नहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड आए, जिसमें एक बास्केट ऑफ इक्विटीज होता है, और कभी कभी इक्विटी और लोन्स का एक मिश्रण भी होता है।
तो जाहिर सी बात है, और ये किस तरह से जाएं, एक टाइम पे आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए या एक सिस्टमैटिक तरह से एसआईपी के अंतर्गत आप हर मंथ कुछ एक अमाउंट सेट असाइड कर दीजिए और वो अलग अलग फंड्स में वो पैसा कटता जाए आपके वेतन से या आपके बिजनेस इनकम से, और आपके पास वो होता जाए। तो अब ज्यादा लोगों के पास वो हो गए हैं ज्यादा, हालांकि म्यूचुअल फंड और एसआईपी और जिसकी आपने बात करी, इसमें रिस्क थोड़ा सा होता है, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं, ये उतने बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं होते, क्योंकि इनके बैक एंड पे ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी शेयर्स का हमेशा होता है। तो शेयर मार्केट के बढ़ाव और गिराव से इस पे म्यूचुअल फंड पे भी बेनिफिट असर पड़ता है। लेकिन पिछले 15 सालों में देखा गया है, रफली की 15-20 सालों में, कि 20 साल की अगर आप देख लीजिए, इस शताब्दी की बात देख लीजिए, तो देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादातर लोगों ने पैसा डुबोया नहीं है, बल्कि फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा ग्रोथ रेट पे उनका पैसा ग्रो हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स ने ये एक पाया है, जिस वजह से एक नए उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। और पब्लिक सेक्टर बैंक की जहां तक बात करें, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की, उनको अपनी सर्विसेज में भी इंप्रूवमेंट लाने की देखिए बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं अपना निजी अगर एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे जितने अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट्स मेरे हैं, जो फिक्स डिपॉजिट का पार्ट है, मैंने रफली आधा जो सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है एचडीएफसी बैंक, और सबसे बड़ा जो सरकारी क्षेत्र का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें डिवाइड किया है। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि जो सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, अपने ही पैसे के लिए जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना पड़ता है, तो उतनी अपेक्षित सर्विसेज सेवाएं हमें नहीं मिल पाती जितना कि प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक में मिलती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उनकी सर्विसेज खराब हो रही हैं। जो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जिस तरह की सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सर्विसेज होती थी, उनको देखते हुए उसमें इजाफा हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा कस्टमर सेंट्रिसिटी आई है, लेकिन अभी भी कोई कंसिस्टेंट नहीं है। किसी ब्रांच में आप जाइए तो आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में बड़ी अच्छी सर्विस मिलेगी, कहीं पे जाइए तो ऐसा आप सिर पकड़ के बैठ जाइए ये सोचकर कि यहाँ पे क्यों आए हम इन्वेस्टमेंट करने, क्या मैंने कोई बेवकूफी करी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आए। तो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी जो कस्टमर सेंट्रिसिटी है और कस्टमर सर्विसेज का जो एक ओरिएंटेशन है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। और यही वजह है, एक तो वो म्यूचुअल फंड और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स वाली बात हो गई है, दूसरी वजह यह है कि सरकारी क्षेत्र में जो ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है, ये ज्यादा एडवर्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए। तो मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपनी सर्विस सेंट्रिसिटी, कस्टमर सर्विसेज की जो ग्राहकों की सेवाएं हैं, उसमें एक आधारभूत परिवर्तन, एक नई सोच के साथ लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है इवन उनको जो कॉम्पनसेशन है, जो सैलरीज हैं, उनको इंसेंटिव से लिंक करने की जरूरत है, और ऐसी बहुत सी चीजें करने की जरूरत है, तब जाके डिपॉजिट्स को, वरना मैं आपको बता दूं, ये मुझे राइटिंग ऑन द वॉल लगती है, ये धीरे धीरे और गंभीर होगी ये समस्या डिपॉजिट्स की। और एक वजह ये भी है कि इकोनॉमी जिस तरह से जिस तरह के रोलर कोस्टर ड्राइव है, एक टाइम था कि फिक्स डिपॉजिट पे लोगों को 12, 13, 14% इंटरेस्ट मिला करता था। वो रेट अब बढ़ के बीच में तो 4-5% हो गया था, अब थोड़ा सा सस्टेन करा है 7% के आसपास। तो एक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिरा है फिक्स डिपॉजिट पे, वो भी वजह है कि फिक्स डिपॉजिट की तरफ एक रुझान इन्वेस्टर्स का कम होना जो देखा गया है। तो ये सब मुझे लगता है मोटी मोटी वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, जैसा कि आप बात कर रही थी साक्षी। जी, और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए जो हम नेगेटिव इफेक्ट देख रहे हैं डिक्लाइनिंग डिपॉजिट ग्रोथ का, क्या इसका असर ब्रॉडर इकोनॉमी पर हो सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए एक छोटी सी बात है, आप कहां से, आप जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जैसे एंटरप्रेन्योरल कल्चर बढ़ेगा, स्टार्टअप्स और आएंगे, एफडीआई भारत में ज्यादा आएगा, जितना इन्वेस्टमेंट एपेटाइट बढ़ेगी और इस तरह के लोग इंडस्ट्री लगाने भारत में आएंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स हो, उन सबको पैसे की जरूरत होगी। तो एक तो इक्विटी के अलावा लोन की जरूरत पड़ेगी, और लोन के रिक्वायरमेंट के लिए वो दरवाजे बैंकों के खड़खड़ाएंगे। तो जब ऐसा वो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बैंक्स के पास पैसा कहां से आएगा। मतलब या तो बैंक एक सॉफ्टवेयर लोन्स लें अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, नेशनली इंटरनेशनली बैंक्स को लोन लें, या सरकार से आग्रह करें कि वो और फ्रेश इक्विटी कैपिटल बैंक में इन्फ्यूज करे। और ये कोई बड़ा आसान चीज नहीं है, और रोज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चीज नहीं है। तो सबसे अच्छी तरकीब यही है कि डिपॉजिट्स बढ़ाए जाएं,
और अगर डिपॉजिट्स नहीं बढ़े तो बैंक की क्षमता को ठेस लगेगी, वो क्षमता जो कि वो क्रेडिट और लोन्स को एडवांसेस के फॉर्म में इंडस्ट्री को या इवन इंडिविजुअल्स को एक्सटेंड कर जो उनको करना चाहिए, उसकी क्षमता में किस तरह से ठेस लगेगी। इसलिए बहुत जरूरी है, और अगर उनकी क्षमता में ठेस लगेगी तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी और उनके पास इक्विटी के साथ लोन के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, जैसे लोन मिलना और कठिन हो जाएगा, बिकॉज छोटा थोड़ा सा मनी बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसको, जो लोन्स के एप्लीकेंट्स हैं, वो उसको चेस करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि डिपॉजिट्स पे भी उतना ही फोकस रहे, और डिपॉजिट्स जो उसको कहते हैं वो उसकी रफ्तार वही रहे जितना कि क्रेडिट एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं इंडस्ट्री की खासतौर से, और कुछ लेसर एक्सटेंट तक इंडिविजुअल्स की। जी, और आखिर में ये जानना चाहेंगे कि देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी स्ट्रेस भी किया कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच हो, बजट में जो सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो, उनका भी असर हम देखें अब। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो क्रेडिट एक्सेस है, जो सिटीजन्स को, स्पेशली वो लोग जो बहुत गरीब तबकों से आते हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड से आते हैं, उनको लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए उन्होंने उसकी बात करी। और उन्होंने ये भी बात करी कि जो कुछ बजट में अनाउंसमेंट्स हुए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि एक कौशल विकास की एक का प्रोग्राम है, उसके लिए जो फंड्स हैं उसको उसकी अवेलेबिलिटी जो बेनिफिशरीज को है आइडेंटिफाई करके उनको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट अवेलेबल हो। और क्योंकि बजट में तो अनाउंसमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन उस तीव्रता से, उस रफ्तार से बैंक शायद उसको, उन स्कीम्स को सपोर्ट नहीं करते, या उतनी ज्यादा इंथुजियाज्म से नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए। तो उन्होंने ये भी बोला कि जैसे मुद्रा लोन ले लीजिए, वो जिसमें 10 लाख एक लिमिट थी पहले टोटल लोन अमाउंट की। उन्होंने कहा वो अभी इसी मीटिंग में नहीं, उससे पहले बजट में भी उन्होंने अनाउंस किया था, निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने, कि जो 10 लाख की सीमा थी वो 20 लाख उन मुद्रा लोन के एप्लीकेंट्स के लिए बढ़ा दी जाए जिन्होंने पहले साइकिल में या अर्लियर साइकिल्स में वो लोन लिया था और रीपे कर दिया गया है। तो ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोटल फोकस जो उनका इस मीटिंग में रहा, सिर्फ डिपॉजिट्स को इंक्रीज करने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि आप एसएमबीज और इंडिविजुअल्स को क्रेडिट एक्सेस कराइए, जरूर कराइए, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, बैंक्स का जहां तक मुद्दा है, ये टाइट रोप वॉक है, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग प्रायोरिटीज में करने की। और उन्होंने मुझे लगता है इस चीज को उठाकर एक बिल्कुल सही दिशा दिखाई है बैंकों को, क्योंकि हमारी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी एपेटाइट होनी चाहिए। और एमएसएमईज जो भी, देखिए लार्ज कॉर्पोरेट्स तो फिर भी कुछ ना कुछ करके हिसाब जुगाड़ करके लोन ले लेते हैं, उनको मिल जाता है, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनके लिए खासतौर से उन्होंने बहुत फोकस दिया है कि उनको उनकी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं और बाकी अलग स्कीम्स हैं, उनके लिए उनको तवज्जो दें बैंक्स, एंड खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंक। इस पे फोकस श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का बिल्कुल रहा, जो उन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंक के प्रमुखों से जो बातचीत करी अभी। जी बिल्कुल, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की इकोनॉमी के लिए, जैसे कि आपने समझाया। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और अब हम भारत की इकोनॉमी और बैंक डिपॉजिट्स पर अपनी नज़र रखेंगे। शुक्रिया।